हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसे हम सॉल्व करेंगे। कुल 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहते हैं। तो और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ये सीरीज़ हमारी जो चल रही है वो डी की चल रही है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपके पास अधिक समय है और न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर, पीजीटी के और टीजीटी के ओल्ड पेपर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आई बटन का यूज़ करके भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर, आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा मुझे देर हो गया है, इसीलिए आपको कहती हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें क्योंकि टाइम डिसाइड नहीं होता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मॉर्निंग में पेपर प्रोवाइड करूँ। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आज का पेपर। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही काल क्रम में व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। चलिए इसे हम देख लेते हैं, इसका कूट क्या क्या दिया है। नीचे आपको दिख रहा होगा, आप भी हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले रखेंगे वो रखेंगे हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि नंबर 1 पे रख देंगे। और इसके बाद हम रखेंगे असहाय की संधि नंबर 2 पे। इसके बाद लाहौर की संधि आ जाएगी और सबसे लास्ट में आ जाएगी राजापुर की संधि को। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही हो रहा है। सबसे पहले हमने 4 रखा है, फिर हमने 1 रखा है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए इसे डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जुलाई 2017 का ये प्रश्न रहा है। तो अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई संधि का सही कालक्रम इस प्रकार से है। सबसे पहला हो जाएगा हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि जो कि हुई है 1798 ईस्वी में। और दूसरा हुआ है असहाय की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1804 में, लाहौर की संधि 1846 में। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्रम लगा सकते हैं या इसे राइट करना चाहें तो आप राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2011 का। फ्रेंड्स, आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि हमने लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी है जो कि वीकली होती है। मंडे आप 4 PM लाइव क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। तो व्याख्या पे आ जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में हुई थी। मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज़ के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के मालिकों में तात्कालिक महारानी एलिजाबेथ टेलर भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? तो ये सनसनीखेज बनाने वाले थे हॉलवेल। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2012 का ये प्रश्न रहा है। ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटित हुई थी। इस घटना को हॉलवेल ने सनसनीखेज बना दिया था, जबकि बक्सर के युद्ध के उपरांत सन 1765 में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम का जो प्रथम सभापति था वो था चार्ल्स आयर।
यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का ये प्रश्न रहा है। इंग्लैंड के सम्राट सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम को अभिकथन, दूसरे को तर्क कहा गया है। तो अभिकथन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रीज़न देख लेते हैं। कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम से भेजना प्रारंभ किया। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए आर। दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। और ये प्रश्न रहा है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2013 का बंगाल में दीवानी अधिकारों को ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। सही है। और तर्क कारण दे रहा है। कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन रहा है वो दोनों ही सही है, उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया है। तो अभिकथन कहता है यूरोपीय व्यापारी कंपनी के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो यहाँ ये कथन अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद रीज़न दे रहा है 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। ये गलत है। हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। और ये यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2013 का प्रश्न रहा है। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण चांदी नहीं लाई गई। ध्यातव्य है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? तो जो मद्रास का गवर्नर बना था वो था फॉक्सक्राफ्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का ये प्रश्न रहा है। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। वर्ष 1661 में कंपनी ने अंग्रेजी अधिकारी फॉक्सक्राफ्ट को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। थोड़ा इस पेपर में लाइट कम है, उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। वर्ष 1767 से 69 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये गवर्नर बने थे वॉरेलस्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2013 का ये प्रश्न रहा है। वर्ष 1767 और 1769 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वॉरेलस्ट था। इस समय बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। शेष का शासनकाल इस प्रकार है जैसे कि दिया हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव का सन 1757 से 1760, कार्टियर का 1769 से 1772 और काउंट डी लाली फ्रांसीसी गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुमेलित करने का। ये प्रश्न आ गया है यहाँ पर, तो इसे हमें आपस में सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई है 1765 में। मद्रास की संधि ये हुई है
1769 में। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुई है 1776 में और मंगलौर की संधि हुई है 1784 में। तो इस तरह से अगर हम सुमेलित करते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो एक बार मैच कर लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2013 का ये प्रश्न रहा है। एक बार इसे डिटेल में भी हम देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई है सन 1765 में, मद्रास की संधि हुई है 1769 में, पुरंदर की संधि हुई है 1776 में, मंगलौर की संधि हुई है 1784 में। और यहाँ पे सूची दी गई है और आपस में से सुमेलित करना है। तो स्थान दिया गया है, ब्रिटिश राज्य में मिलने का वर्ष दिया गया है और उसे आपस में हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले झांसी दी गई है। झांसी कब सम्मिलित हुई ब्रिटिश राज्य में? तो झांसी का जो विलय हुआ है ब्रिटिश राज में वो हुआ है 1853 में। इसके बाद संभलपुर को हम करेंगे 1849 में। अवध का विलय हुआ है 1856 में। यहाँ पे 56 कर देंगे और फिर एक ही बचता है नागपुर को हम कर देंगे 1854 में। तो इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो ए का हमने सेकंड लगाया है, ए का सेकंड एक ही जगह दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2014 का ये प्रश्न रहा है। सही व्याख्या भी देख लेते हैं। झांसी 1853, संभलपुर 1849, अवध 1856 और नागपुर 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इन राज्यों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी के लैप्स की नीति के अधीन हुआ था। गोद निषेध की जो नीति लगाई थी उसके अंतर्गत किस तरह से कौन पहले अधीन आया ब्रिटिश राज के। तो चलिए इसे क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो रखेंगे वो रखेंगे सतारा को नंबर 1 पे। इसके बाद हम रखेंगे संभलपुर को, फिर इसके बाद हम रखेंगे उदयपुर को और सबसे लास्ट में झांसी को। इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं यानी हमारा जो उत्तर बनेगा थर्ड सबसे पहले होगा, फिर 4 होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आगे आ जाते हैं और यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं कहाँ ये प्रश्न आया हुआ था। तो यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है। लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्टेरियन ऑफ लैप्स की शुरुआत की, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाए गए साम्राज्य इस प्रकार थे। सबसे पहले सतारा जो कि 1848 में, संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में इसका विलय हुआ। परमोच्च शक्ति वह शक्ति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है किसके संबंध में करती है। ये करती है राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। और यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न रहा है। तो इसका हम डिटेल देख लेते हैं। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार राजा रजवाड़ों के राज्यों और ब्रिटिश प्रांतों के संबंध में परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन होने पर इन सब राज्यों में केवल सिक्किम को छोड़कर भारत एवं पाकिस्तान में से किसी एक में विलय होने का निर्णय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिर और असुरक्षित की कालावधि के रूप में देखा था।
तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो तर्क दे रहा है वो देखते हैं। इस काल अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के हाश होने की वजह से हुआ और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जहाँ इसमें उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। ऑप्शन ए होगा हमारा। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। ये भी यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अधिक योग्य नहीं थे, फलस्वरूप औरंगजेब के बाद केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ। बाद में विस्तृत क्षेत्र छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों में बट गए जो विभिन्न कारणों से आपस में लड़ते रहे। अंग्रेजों ने 18वीं सदी की इस अस्थिरता, असुरक्षा की कालावधि को देखा और भारत पर अधिकार का प्रयास प्रारंभ किया। मुगलों की सत्ता का ह्रास होने से अंग्रेजों ने तात्कालिक भारत के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल को 1757 ईस्वी की प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अपनी शासन सत्ता प्रारंभ की। भारत में उस दौरान राजनीति, सैनिक और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। अतः कथन ए और आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के कालक्रम को व्यवस्थित करें। तो किस तरह से क्रम में हम लगाएंगे इसे? तो सबसे पहले हम रखेंगे सिंध को नंबर 1 पे, इसके बाद हम रखेंगे सतारा को, फिर हम लेंगे पंजाब को और सबसे लास्ट में नागपुर। तो सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर डी और फिर ए और सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का ये प्रश्न रहा है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम सिंध को जीता गया, इसके पश्चात सतारा, नागपुर, पंजाब राज्यों को जीता गया। डलहौजी ने सतारा का अधिग्रहण 1848 ईस्वी में किया, पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में, नागपुर का अधिग्रहण 1854 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तन में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो उसने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया, ये सही है। अपने शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया, ये भी करेक्ट होगा। उसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की, ये भी करेक्ट है। उसने सभी यूरोपीय कंपनी को दक्षिण से बाहर निकालने की धमकी दी, ये गलत हो रहा है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का ये प्रश्न रहा है। टीपू सुल्तान ने 1757 में बादशाह की उपाधि धारण की। उसने अपनी सेवा में फ्रांसीसी सैनिकों को रखा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू ने प्रयास किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब फ्रांसीसी सैनिकों ने जैकोबिन क्लब बनाया तो उसने उसकी सदस्यता ले ली और अपने आप को नागरिक टीपू कहा। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। उसने सिक्का ढलाई की नई नीति बनाई और अपने नाम के सिक्के ढलाए। इस तरह विकल्प 4 सही नहीं है, शेष सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो हो जाएगा 4। कर्नाटक के काउंट द लैली के सैन्य अभियानों के संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये विचार दिए गए हैं और इस पे हमें क्या करना है, नीचे देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो सीधे हम आ जाते हैं उत्तर पे। इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है, यानी थर्ड और फोर्थ पे आ जाते हैं। ये रहा थर्ड और फोर्थ। भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किला बंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयास पर ध्यान देना। इसके बाद है कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया।
यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का ये प्रश्न रहा है। कर्नाटक में काउंट द लैली ने अपने सैन्य अभियानों में भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने और कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को लागू करने पर जोर दिया। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये संधि हुई है पेशवा बाजीराव द्वितीय और क्वींस ऑफ वेलेजली के मध्य। ये यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का प्रश्न रहा है। दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि पर पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली ने हस्ताक्षर किए। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता और प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना में पुनः स्थापित करने के लिए लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की सुरक्षा हेतु उसे राज्य में रखने का वायदा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहायता जताई। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। और ये एक प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2013 का। तो ये था फ्रांसिस डे। 1599 ईस्वी में जॉन मेल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया और 1599 में ही कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय भी बना। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन कहता है अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। तो ये राइट है कि रॉन्ग है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये बिल्कुल सही है। और प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजनीति पैर रखने का अवसर दिया। ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2014 का। 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध अंग्रेजों ने किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया था। इसके पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजनीतिक पैर पसारने का अवसर प्रदान किया। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? तो हुगली वाणिज्यिक केंद्र नहीं रहा है। ये टीजीटी हिस्ट्री 2013 का प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1602 में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1605 ईस्वी में डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाने की स्थापना की। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार उन्होंने उनका विस्तार किया। 1616 में सूरत में और 1645 में करिकल में और 1650 में बालासोर और नेगापट्टनम में कारखाने स्थापित किए। इस समय हुगली में पुर्तगाली जमे हुए थे। तो यहाँ पे हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।